हेलो एवरीवन, एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में तय कर लिया है, आप सब लोगों को पहचान हो जानी चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। कार्बन वाले कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ, हैलोजेंस के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं इन एटम्स के साथ। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो आज उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्सेज के ऊपर बात होने जा रही है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर सोर्सेज की बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिकली दो ही बड़े सोर्स हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और दूसरा सोर्स है इसका प्लांट्स। अब एनिमल्स जो है दो बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। कौन से दो बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यही इनके अंदर शामिल होते हैं। और दूसरे बड़े जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिपिड्स, जिनको आप लोग जो है ऑयल्स या फैट्स भी कह सकते हैं। तो ऑयल्स और फैट्स इनका सोर्स भी एनिमल्स ही है। जैसे एग्स हैं, प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। अब एग्स हम लोगों को प्लांट से तो नहीं ना मिलते, एनिमल से ही मिलते हैं ना। तो एग्स है, मटन है, इस तरह से चिकन है, फिशेज हैं, ये सारे एनिमल्स हैं। और ये प्रोटीन जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका बहुत बड़ा सोर्स है। इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो लिपिड्स, ऑयल्स, फैट्स का भी एनिमल सोर्स हैं। जैसे हमारे पास बटर है, बटर ये हम लोगों को एनिमल से मिलता है। इस तरह से हमारे पास मिल्क है, मिल्क। अब ये मिल्क हम लोगों को प्लांट से तो नहीं ना मिलता, पौधे तो नहीं ना दूध देते। तो मिल्क जो है इसका जो सोर्स है वो एनिमल्स है। और मिल्क जो है इसके अंदर कौन सी चीजें होती हैं? ऑयल्स और फैट्स ही होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इस तरह से चीज, जिसको पनीर बोला जाता है, चीज, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑयल्स और फैट का ही सोर्स है। इस तरीके से अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। जैसे प्लांट से हम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स कैसे मिलते हैं हम लोगों को, कहाँ से मिलते हैं? जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे गंदम का प्लांट है, वीट, गंदम से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। राइस के प्लांट से, चावलों में भी यही मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से मेज, मकई वगैरह जो है, यानी जितने भी कॉर्न है, ग़िज़ाएं वगैरह हम लोग खाते हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। पोटैटो है, पोटैटोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये सारे एनिमल्स नहीं बल्कि प्लांट ही हैं। इस तरीके से प्लांट से हम लोगों को प्रोटीन भी मिलती है। प्रोटीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जितनी भी पल्सेस हैं, बीन्स हैं, यानी फलियां और दालें वगैरह जो हैं, ये प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। तो पल्सेस एंड बीन्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन का सोर्स है। इस तरह से प्लांट से हम लोगों को, इधर लिख लेते हैं, प्लांट से हम लोगों को विटामिन्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन्स ये भी हम लोगों को मिलते हैं। जितने भी फ्रूट्स हैं, जिनमें एप्पल्स है, ऑरेंज है, बनाना है, ऑरेंजेस और बनाना, ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं ये विटामिन्स का सोर्स है। और विटामिन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इस तरह से प्लांट से हम लोगों को
ऑयल्स भी ऑब्टेन्ड होते हैं। प्लांट्स ऑयल्स का भी बहुत बड़ा सोर्स है, जैसे पाम ऑयल है, खजूर के ऑयल को बोलते हैं पाम ऑयल, ओलिव ऑयल, जैतून का तेल जिसको बोलते हैं हम लोग, ये सारे प्लांट इसका सोर्स है। ऑयल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इस तरह से पीनट ऑयल है, पीनट ऑयल, इस तरह से सनफ्लावर ऑयल है। तो ये प्लांट्स जो हैं ये सारे ऑयल का सोर्सेस हैं। यानी ये जो हमने प्लांट्स मेंशन किए, यहाँ पे प्रोटीन के भी सोर्सेस प्लांट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के भी, विटामिन्स के भी। ये सारे जो प्लांट्स हैं ये हम लोग इनको बोल देते हैं लिविंग प्लांट्स। लिविंग प्लांट्स यानी ये लिविंग प्लांट्स हैं जिनको हम लोग यूज भी करते हैं। ये सारे जो हैं ये लिविंग प्लांट्स इनका सोर्स है। इसी तरीके से डेड प्लांट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्सेस है। डेड प्लांट्स यहाँ पे लिख देते हैं, डेड प्लांट्स। यानी जब हम लोग प्लांट्स की कैटेगरी की बात करते हैं कि प्लांट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्सेस हैं, तो याद रखें प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करें। लिविंग प्लांट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स हैं और डेड प्लांट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। लिविंग प्लांट कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है? विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरीके से ऑयल्स, प्रोटीन्स, ये लिविंग प्लांट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्सेस है। इस तरीके से डेड प्लांट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्सेस है। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्सेस है? कोल, कोयला जिसको बोला जाता है, कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें गैसोलीन आ जाए, पेट्रोल आ जाए, डीजल ऑयल आ जाए, केरोसिन ऑयल आ जाए, तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनका सोर्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये मिलके कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की प्रोडक्शन करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स। ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनको क्या बोला जाता है? इन सबको बोला जाता है फॉसिल्स फ्यूल्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं मिलियन ईयर्स अगो जमीन के अंदर दफन है और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। इस वजह से इनको फ्यूल्स के तौर पर यूज किया जाता है जनरली, इसलिए इनको बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स। यानी वो पुराने डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो जमीन के अंदर जो है वो बैक्टीरियल रिएक्शंस की वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर, नेचुरल गैस के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर, इनको हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स। अच्छा, ये तो हमने जनरली सी बात करी सोर्सेज की। हमारे इस चैप्टर के अंदर जिसकी हमने डिटेल से बात करनी है वो है डेड प्लांट से हम लोगों को कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। यानी हम लोगों ने बात करनी है कोल की, पेट्रोलियम की, नेचुरल गैस की। तो हम लोग अब बात करना शुरू करते हैं कोल कि कोल क्या है, कोल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई, कोल से हम लोग क्या क्या चीजें ऑब्टेन करते हैं, कोल का यूटिलाइजेशन कहाँ पे है, कोल की कितनी टाइप्स हैं। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से। कोल की बात करना शुरू करते हैं। कोल, सबसे पहले बात करते हैं कि कोल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई, कोल की फॉर्मेशन कैसे हुई, यानी हाउ कोल वाज फॉर्म। तो याद रखें साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो जितने भी प्लांट्स थे वो वक्त आने के साथ साथ जमीन के अंदर दफन होते गए। फिर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो जो लकड़ियां थी, वुड थी, वो डिकम्पोज होके कोल में कन्वर्ट हो गई। कोल किसको बोलते हैं? कोयले को बोलते हैं। यानी इट इज बिलीव्ड दैट सम 500 मिलियन ईयर्स अगो, यानी तकरीबन 500 मिलियन साल पहले, साइंटिस्ट का बिलीव है इस बात पे कि प्लांट्स were buried in the
surface of earth due to bacterial and chemical reactions on wood, it is converted into coal। यानी जो मिलियन साल पहले के प्लांट्स थे उनकी स्पेशल एज होती है प्लांट्स की, अपनी एज के बाद वो गिर जाते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, तो फिर क्या ज़मीन के अंदर दफन होते गए, और इस तरह से बैक्टीरिया की डीकम्पोजिशन की वजह से केमिकल रिएक्शंस उनके ऊपर होना शुरू हो गए, तो वो सारे डीकम्पोज हो गए, टूट फूट गए, उसके बाद कोयले की मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अब इस बात को आप ऐसे समझ लें, जैसे मान लेते हैं जी ये है अर्थ, ये जमीन की सतह है, ये इसके ऊपर इस जैसे बहुत सारे प्लांट्स उगे हुए हैं, एक प्लांट हमने यहाँ पे शो कर दिया, इस जैसे और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से क्या हुआ, ये प्लांट्स जो है वो गिरना शुरू हो गए, यानी वक्त आने के साथ प्लांट गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ये प्लांट गिरा, चलो मान लेते हैं जी ये प्लांट यहाँ पे जो है वो गिर गया, ये प्लांट यहाँ पे गिर गया। अब जैसे ये प्लांट गिरा तो वक्त के साथ साथ बैक्टीरिया ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो इसकी डीकम्पोजिशन होना शुरू हो गई। इस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे वक्त आने के साथ साथ चेंज होती जाएंगी, इसके ऊपर मिट्टी की तहें आना शुरू हो जाएंगी। इस तरह से जैसे ही इसकी डीकम्पोजिशन होना शुरू हुई, तो कोल की टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं पीट, तो ये पीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पीट को आप ऐसे समझें जैसे हमारे पास गली सड़ी जो है वो जड़ी बूटियां हो, पत्ते वगैरह हो, खुश्क से बिल्कुल कचरा सा बना हो, इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग पीट बोलते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये वाली फॉर्म जो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पीट को शो कर देंगे। ये गली सड़ी जड़ी बूटियां होती हैं, ये भी कोयले की एक टाइप है, इसको भी फ्यूल्स के तौर पर यूज किया जाता है। ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है, जो है इसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत कम होती है। इस तरह से फिर फर्दर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती गई, चेंज होने से क्या हुआ, और ज्यादा मिट्टी की तहें इसके ऊपर आती गई, तो ये जो इसके ऊपर फिर और ज्यादा बैक्टीरिया का डीकम्पोजिशन हुई, इसकी इस तरह से केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होने से ये क्या हुआ, पीट कन्वर्ट हो गया लिग्नाइट के अंदर। ये दूसरी टाइप का कोयला है लिग्नाइट। चलो मान लेते हैं कि ये लिग्नाइट की फॉर्म है, इसमें इसकी डीकम्पोजिशन थोड़ी ज्यादा हो गई है, ये लिग्नाइट है। इस तरह से और ज्यादा डीकम्पोजिशन होने से ये कन्वर्ट हो गया बाइटुमिनस कोल के अंदर। ये भी कोल की टाइप है बाइटुमिनस कोल, और जिसको बारबेक्यू वाले इस्तेमाल करते हैं, जिस कोयले को आम ज़बान में इसको 2 नंबर कोयला कहा जाता है। तो बाइटुमिनस कोल इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। ये थोड़ा इससे भी ज्यादा हार्ड फॉर्म होती है कोयले की, ब्लैक कलर का एग्जैक्टली। चलो मान लेते हैं जी ये है जी ये कोयला, जिसको हमने बाइटुमिनस कोल का नाम दिया। ये सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं बने, बल्कि हम लोग सिर्फ जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि ये पीट है, इस तरह से ये लिग्नाइट है, इस तरीके से ये बाइटुमिनस कोल है। इस तरह से ये जमीन की तहों के अंदर जब हम लोग जमीन से निकालते हैं ना कोयले को, तो ऊपर वाली जो सतह होती है वहां पे हम लोगों को पीट मिलता है, थोड़ा नीचे डाउन जाते हैं तो हमें थोड़ा बेहतर क्वालिटी का कोयला मिलता है, जिसको हम लिग्नाइट बोलते हैं। इस तरह से थोड़ा और नीचे खुदाई करें तो हम लोगों को एक थोड़ा और बेहतर क्वालिटी का कोयला मिलता है, जिसको बाइटुमिनस कोल कहा जाता है। इस तरह से सबसे लास्ट में अर्थ में जहाँ पे कोयले का सोर्स है, कोयले की माइंस मौजूद हैं, वहां पे सबसे नीचे प्योरेस्ट फॉर्म, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोयले की मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट ये सबसे लास्ट में, ये हार्डेस्ट फॉर्म है कोयले की, यानी प्योर फॉर्म में कोयला जो है वो हम लोगों को सबसे अच्छा बेहतरीन कोयला जो है वो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा। ये हम लोगों ने इसको इस तरह से शो कर दिया। तो ये जो एंथ्रासाइट है, ये कोयले की सबसे प्योरेस्ट
और हार्डेस्ट फॉर्म है। इसको थोड़ा हम लोग इस तरह से समराइज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, वुड है, डेड प्लांट्स है, वुड लिख लें या लिख लेते हैं डेड प्लांट्स, ये हमारे पास है। अब क्या हुआ, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जैसे ही प्लांट गिरे, वुड के ऊपर बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, मट्टी की तहें आना शुरू हो गई, तो हाई टेम्परेचर पड़ा, हाई प्रेशर पड़ा इसके ऊपर, तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे वुड या डेड प्लांट्स जो हैं, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू पीट, ये पीट के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये कोयले की सबसे इंफीरियर क्वालिटी है, लो क्वालिटी का कोयला है। इस तरह से पीट के ऊपर जब हाई टेम्परेचर प्रेशर पड़ा, यानी ये थोड़ा नीचे होता है जमीन के, जैसे ये मैं थोड़ा यहाँ पे आपको आइडिया दिया कि ऊपर वाला हिस्सा पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बाइटुमिनस कोल, फिर एंथ्रासाइट। तो पीट के ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से इट गॉट कन्वर्टेड इनटू लिटिल बिट हायर क्वालिटी ऑफ कोल, दैट इज जो हमने यहाँ पे मेंशन भी किया, लिग्नाइट। तो ये लिग्नाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से लिग्नाइट के ऊपर जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ा, बैक्टीरिया की और ज्यादा अटैक हुआ, डिकम्पोजिशन हुई, तो ये कन्वर्ट हो गया बाइटुमिनस कोल के अंदर, बाइटुमिनस कोल। इस तरीके से इसके ऊपर जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ा, तो ये कन्वर्ट हो गया एंथ्रासाइट के अंदर, जो कि कोयले की सबसे एंथ्रासाइट, थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं, एंथ्रासाइट। तो ये एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो गया। अब ये सारी कोयले की टाइप्स हैं, तो फिर इसमें फर्क किस बात का है, तो याद रखिए फर्क क्वालिटी का है। ये सारे कोयले की टाइप हैं, कोल ही है, तो फर्क किस चीज में है या डिफरेंस किस चीज में, क्वालिटी में डिफरेंस है। क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, याद रखिएगा क्वालिटी जो है कोल की वो डिपेंड करती है कार्बन कंटेंट पे, यानी कार्बन की परसेंटेज कितनी है इनके अंदर, कार्बन कंटेंट, कार्बन कितना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो याद रखिए जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा कोल जो होगा वो अच्छी टाइप्स का होगा। तो कोल की जो प्योरिटी है वो कार्बन की परसेंटेज पे ही डिपेंड करती है। इसमें जो आप लोगों को पीट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पीट जो है ये लो क्वालिटी का, इसमें तकरीबन अगर कार्बन की परसेंटेज की बात करें तो 60% तक कार्बन अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है। लिग्नाइट के अंदर अराउंड अबाउट 70% तक कार्बन होता है, बाइटुमिनस कोल के अंदर 80% तक कार्बन होता है, और इसी तरीके से जो एंथ्रासाइट है, प्योरेस्ट फॉर्म है कोयले की, इसके अंदर अराउंड अबाउट 90% तक कार्बन होता है। तो जितने ज्यादा कार्बन की परसेंटेज उतना ज्यादा प्योर और उतना ही ज्यादा हाई क्वालिटी का कोयला होता है। ये सारी जो है, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखी, ये सारी कोयले की टाइप्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ कोल्स। कोई आपसे पूछे बताओ टाइप्स ऑफ कोल क्या है, तो आप लोग हमेशा याद रखें 4 टाइप्स का कोयल होता है। जो कोयला है 4 टाइप्स के, कौन कौन सी, पीट, लिग्नाइट, बाइटुमिनस कोल और एंथ्रासाइट। इसी तरह से इसको मैं यहां से रेज कर देता हूं। कोयले को अगर हम लोग एयर की एब्सेंस में, यानी हवा की गैर मौजूदगी में, एयर की एब्सेंस में अगर हम लोग इसको हीट करें तो ये 4 फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी व्हेन कोल इज हीटेड, अराउंड टेम्परेचर की जो रेंज हो वो 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो। तो जब हम लोग कोल को हीट करते हैं इतने टेम्परेचर पे, इस रेंज में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, याद रखिए अहम कंडीशन है, एब्सेंस ऑफ एयर। देखिए अगर आप एयर की प्रेजेंस में कोयले को हीट करेंगे तो कोयला जल जाएगा, आग लग जाएगी कोयले को, कंबस्टनाइज होना शुरू हो जाएगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में अगर कोयले को हम लोग इस टेम्परेचर की रेंज पे हीट करें तो ये जो कोयला है कोल, इट इज कन्वर्टेड इनटू 4 फ्रैक्शंस।
तो ये चार बड़ी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी चार बड़ी फ्रैक्शंस हैं? नंबर 1 कोक, नंबर 2 कोल टार, नंबर 3 कोल गैस, नंबर 4 अमोनिकल लिक्विड। तो ये 4 मेजर फ्रैक्शन हैं जिसके अंदर कोल कन्वर्ट हो जाता है। इसमें पहली जो टाइप नजर आ रही है कोक। कोक क्या है? कोक जो होता है ये चलिए यहां पे लिख लेते हैं कोक। ये 98% कार्बन होता है, यानी तकरीबन 98% परसेंटेज होती है कोक के अंदर कार्बन की। इसको आप जनरली कह सकते हैं इट इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन सिर्फ 2% इम्प्योरिटीज है, बाकी सारा कार्बन ही प्रेजेंट होता है कोक के अंदर। इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं इन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। जब आयरन वगैरह की मेटलर्जी की जाती है, आयरन की जो ओर्स होती हैं उनकी सफाई की जाती है, तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम लोग कोक को इस्तेमाल करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके से यहाँ पे जो कोल टार है, यहां से इसको रेज कर देते हैं। कोल टार इट इज थिक ब्लैकिश लिक्विड, ब्लैकिश लिक्विड। ये थिक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है। और कोक जो होता है ना, ये रेसिड्यू होता है। जब कोयले को हम हीट करते हैं तो जो एंड पे बिल्कुल ब्लैक कलर का रेसिड्यू बच जाता है, उसको हम लोग कोक बोलते हैं। और इस तरह से जब कोयले को हीट किया जाता है तो जो कोल टार बनता है, ये क्या होता है? ये ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, थिक ब्लैकिश लिक्विड। इट इज द सोर्स ऑफ मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये सोर्स है कोल टार। इनमें ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फिनोल है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक होता है फिनोल। इस तरह से बेंजीन है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। टॉल्यूइन है। इस तरह से एनिलीन है। ये मैं कुछ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल लिख रहा हूँ। ये सारे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इन सब का सोर्स क्या है? इन सब का सोर्स है कोल टार। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फिनोल, बेंजीन, टॉल्यूइन, एनिलीन, इस जैसे और भी बहुत सारे, ये बहुत सारे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइज बनाने में इस्तेमाल होते हैं, पेंट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वार्निश बनाने में इस्तेमाल होते हैं, एक्सप्लोसिव्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स, ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो ये इनका यूज है, हम लोग इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं। इस तरह से एक और इसकी फ्रैक्शन है अमोनिकल लिक्विड। इसको मैं यहां से रेज कर देता हूं। अमोनिकल लिक्विड ये भी फ्रैक्शन है जब कोयले को हीट करते हैं हम लोग। अमोनिकल लिक्विड क्या है? अमोनिया solution in water. It is ammonia solution in water. वाटर के अंदर अमोनिया के सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं अमोनिकल लिक्विड। ये भी हम लोगों को कोयले को हीट करने से मिलता है। यूज कहाँ पे होता है? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री है, खाद्य बनाने वाली इंडस्ट्री। बहुत सारी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ऐसी फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। और नाइट्रोजन जो है ये प्लांट्स का एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग जो है वो अमोनिया सोल्यूशन एंड वाटर यानी अमोनी का लिक्विड का यूज करते हैं। इस तरह से इसका एक और हमारे पास फ्रैक्शन है कोल गैस। कोल गैस को जो है वो इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। एज अ फ्यूल है क्या चीज? इट इज अ मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। ये 3 गैसेस के मिक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं कोल गैस। एक नेचुरल गैस भी होती है। नेचुरल गैस क्या है? वो मिक्सचर है मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का और इस तरह से ब्यूटेन का। तो ये जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसका मिक्सचर होता है। और ये जो कोल गैस है ये मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। अब ये जो कोल को हीट करने वाला प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल या इसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन या इसको बोला जाता है पायरोलिसिस। चलो यहां पे लिख देते हैं पायरोलिसिस। ये तीनों प्रोसेस जो हमने नाम लिखे यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कार्बोनाइजेशन, पायरोलिसिस, ये इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं जिसमें हम लोग इन द एब्सेंस ऑफ एयर कोयले को हीट करके इन 4 बड़ी फ्रैक्शंस के अंदर इसको कन्वर्ट कर देते हैं। पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान में कोल के जो रिसोर्सेज हैं यानी कोयले के जो रिसोर्सेज हैं वो तकरीबन 184 बिलियन टन्स हैं। तकरीबन इतने रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में कोयले के। अब इनमें तकरीबन 80% जो कोयला है 80% 184 बिलियन टन सोर्स है इसका। इतना सारा कोयला है पाकिस्तान में जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग। इसमें तकरीबन 80% जो कोयला है इट इज यूज्ड टू बेक ब्रिक्स इन लाइम किल यानी ईंटें वगैरह पकाने में, ईंटों को हार्ड करने में ये इस्तेमाल होता है। और बाकी जो 20% कोयला है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कोल के ऊपर बात की। तो कोल में हम लोगों ने 3 बड़ी अहम बातों को डिस्कस किया। नंबर 1 हाउ कोल वाज फॉर्म्ड, टाइप्स ऑफ कोल को हमने देखा और लास्ट में हम लोगों ने बात की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल जिसको कार्बोनाइजेशन प्रोसेस को भी बोला जाता है, जिसको पायरोलिसिस भी बोला जाता है।